हाय, मैं हूँ विधि और आप सुन रहे हैं रेडियो एल्जिन 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी आवाज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रेजेंट है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनल साधवानी। हेलो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो आप? बस बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। मैम, जनरली मैं आज स्किन केयर के बारे में बात करना जी, चाहूँगी। जी। पहले तो मैम जनरली मैंने देखा है कि स्किन इश्यूज़ वाले लोग होते हैं और दूसरे लोग होते हैं जिनको स्किन की कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उनको कोई स्किन केयर रूटीन चाहिए होता है। राइट, राइट। तो पहले मैम आप मुझे ये बताइए कि जनरली स्किन केयर इश्यूज़ होते क्या है? जी। कौन-कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो अगर हम उसे कैटेगराइज करें स्किन केयर इश्यूज़ को, तो वी कैन कैटेगराइज। एक होता है बेसिक स्किन इश्यूज़ जो फेस पे दिखते हैं, Yes. स्पेशली यूथ में, जिन्हें हम एक्ने या पिंपल्स बोलते हैं। Yes. गुजराती में खील कहवाय, यस मैम। है ना। तो वो फेस पे आते हैं। दे आर हार्मोनल बेस्ड and they are age related and they are part of the normal physiological process in our body. ओके। तो वो होते हैं कील मुहासे। यस। दूसरे होते हैं पिगमेंटेशन मार्क्स, जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें एक होता है जो फीमेल्स में होता है, यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इन द 30s और 40s, जिसे हम मेलाज्मा कहते हैं। वांग मेलाज्मा कहते हैं। हाँ मैम। ओके, हाँ। ये हो गए फेस के इश्यूज। एंड सेकेंड होते हैं हेयर फॉल के इश्यूज। उसमें रूटीन हेयर फॉल होता है, पैटर्न हेयर लॉस होता है एंड डैंड्रफ होता है, मोस्ट ma'am. कॉमन। उसके अलावा होता है एलर्जीज। बहुत लोगों को हाथ पे रैशेस होते हैं, कोई केमिकल या किसी चीज़ की भी एलर्जी हो सकती है। देयर आर वेरियस कॉजेज, तो दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू एलर्जिक। यस। और चौथा होता है इन्फेक्शंस। उसमें मोस्ट कॉमन है फंगल इन्फेक्शन, यस मैम। जो पेशेंट्स को, ये स्पेशली जो सीज़न है मॉनसून, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मोर स्वेटिंग, तो इस सीजन में फंगल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। Yes. सो दीज आर द बेसिक स्किन कंडीशंस जो हम हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में देते हैं और पेशेंट्स को बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है। यस मैम। यस। मैम, जैसे आपने बताया कि एक्ने बहुत ही कॉमन जी, इश्यू है, जी। तो वो क्यों होते हैं? मतलब उसका रीज़न क्या होता है? पर्टिकुलरली रीज़न जो यंग Yeah. एज से शुरू होके सबको होता है। या एक्ने का मेन रीज़न ये है हॉर्मोन्स का ग्रोथ होना। जैसे हम कहते हैं प्यूबर्टी, Yes. अराउंड 13-14 ईयर्स वी अटेन प्यूबर्टी। Yes. तो प्यूबर्टी में जो हमारा हार्मोन होता है उसका एकदम से स्पर्ट होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, और वो हार्मोन हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स पे अफेक्ट करता है। ओके। और सिबेशियस ग्लैंड्स का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन फेस पे होता है। इस वजह से वो ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती है, उसमें जो सिक्रीशंस होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ भी होता है। तो ये सब फैक्टर्स को मिला के हमारे फेस पे मोस्ट कॉमनली जो प्यूबर्टल एज ग्रुप कहते हैं हम, उसमें एक्ने या कील दिखते हैं। उसमें भी वो क्लिनिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ पेशेंट्स जैसे कॉमनली हम कहते हैं ब्लैक हेड्स हैं, Yes. सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्ने। Okay. एक्ने स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है ब्लैक हेड्स होना। ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, और कुछ लोगों को सिवियरिटी ज़्यादा होती है, उसमें बड़े बड़े फोल्ड होते हैं। सो ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ द एक्ने स्पेक्ट्रम ओनली। ओके मैम। मैम, जैसे एक्ने की ट्रीटमेंट जब होती है, जैसे मेडिसिन देते हैं या Yeah. कुछ एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे तो सब ठीक रहता है जी। लेकिन जब ट्रीटमेंट ख़त्म होती है उसके बाद वापस से क्यों बार बार शुरू होते हैं? हाँ, इसका कारण यही है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं उसे सबसे पहले हम मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो लगाने वाले क्रीम्स प्लस देयर आर सर्टेन मेडिसिन ऑल्सो विच यू नीड टू टेक, एंड ऑल इन ऑल इट्स अ प्रोलॉन्ग कोर्स। उसको रेमिशन में रखने के लिए भी हमें मेंटेनेंस क्रीम्स और जो बेसिक स्किन केयर रूटीन होता है वो फॉलो करना होता है। एंड स्किन इज़ नॉट ओनली व्हाट यू सी ऑन द सर्फेस, Yes, इट इज़ अ ma'am. पार्ट ऑफ योर डाइट, लाइफस्टाइल एंड माइंड ऑल्सो। तो एक्ने कंट्रोल करने के लिए उसके साथ हमें अपना लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, डाइट, ये सब को भी कंट्रोल करना होता है। तो दिस इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेसिक स्किन केयर एज वेल एज फॉर एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जी। ये पूरा ही प्रोसेस फॉलो करना रहता है। डेफिनेटली। ठीक है मैम। और जैसे एलर्जीज के बारे में भी अभी काफ़ी सुनते हैं कि काफ़ी लोगों को बहुत एलर्जीज अलग अलग टाइप्स की होती है, या और सीजनल भी होती है शायद। जी, सीजनल जैसे भी मानसून है जी। तो कई लोगों को रैशेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैम उसके बारे में आप बताइए। एलर्जी मोस्ट कॉमन हम जो देखते हैं वो होता है हैंड एक्जीमा। एक्जीमा मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जी और अ डर्मेटाइटिस। हैंड पे होता है बिकॉज हैंड इज़ द पार्ट विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स। तो कुछ होते हैं जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जिनका केमिकल से रोज़ उनका वर्क होता है,
तो दे आर मोर प्रोन टू एलर्जीज. Yes. फीमेल्स होती है, फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कॉज इज़ द हाउस होल्ड वर्क जो वो लोग करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड इवन द ज्वेलरी विच यू वेयर, उसमें निकल होता है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन एलर्जन फॉर हैंड एक्जिमा. अच्छा, या ओके मैम. तो मैम एलर्जी का तो आपने सॉल्यूशन बताया जी. कि जैसे जैसे अब कुछ एक्सटर्नल भी अप्लाई करना होता है और कुछ इंटरनल भी होता है. हाँ. जैसे इंटरनल से भी हम ठीक कर सकते हैं. हाँ. तो मैम एक मैंने ये भी सुना कि गट हेल्थ क्या डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्किन इश्यूज है? Not directly connected but indirectly connected, like gut, specifically your diet. So your diet plays a very important role in जो major problem होता है acne. Okay. और acne is related to females में हम most commonly PCOD देखते हैं. ओके. तो acne and PCOD are linked. Okay. उसमें obesity भी बहुत common होती है youth में, that is also linked to acne, PCOD and दिस एक्ने स्पेक्ट्रम. सो उसमें आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, आपकी डाइट मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यस मैम, लाइक डाइट तो सबसे मेन चीज़ होगी शायद. बहुत. हाँ. और जैसे मैम ये तो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन की बात हुई, और जो लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी स्किन प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो अपने लिए एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, वो अपनी डेली लाइफ में इतना टाइम तो नहीं निकाल पाते हैं, तो उसमें वो डेली बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करें? तो स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है. सो नॉर्मली हमारा स्किन टाइप जो यूथ में होता है, दोज हु हैव एक्ने प्रोन स्किन, दे हैव अ ऑयली स्किन टाइप. Yes. उनकी स्किन ऑयली होती है. दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है. और तीसरा होता है टी जोन. टी जोन मतलब जो फोरहेड से लेके नोज तक स्प्रेड होता है, ओनली दैट पार्ट इज ऑयली एंड रेस्ट ऑफ द स्किन इज ड्राई. तो जो स्किन केयर रूटीन है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप. ओके. सो सबसे पहले मॉर्निंग में आई एडवाइज टू यूज़ अ जेंटल क्लेंजर. यू नो, इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन टाइप, सो क्लेंजर आप जो भी मार्केट में खरीदते हैं आजकल, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बहुत मार्केटिंग है, यू हैव अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ऑप्शंस भी ज़्यादा है. सो while choosing a cleanser, if you have an oily skin type, you should go for a cleanser containing hydroxy acids, either alpha और beta hydroxy acid. तो उसमें या तो glycolic acid आता है या salicylic acid आता है, which helps to control the acne as well. तो आप जब भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका इंग्रेडिएंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसमें if it contains glycolic acid or salicylic acid, then you can go if you have an acne prone skin. Similarly, if you have a dry skin, then you can go for ingredients जो आपका natural skin integrity और barrier maintain करते हैं. So these are the products जो आपको dry skin पे suit करेंगे. That is either they should contain hyaluronic acid or ceramides. Ceramides और hyaluronic acid natural skin barrier के part होते हैं, which help to retain the moisture. So this way you can categorize your cleansers. After a cleanser, you can apply a moisturizer. Yes. So if you have acne prone skin, we have non-comedogenic moisturizers. Non-comedogenic means comedons जो cause नहीं करे. That is, they are for acne prone skin. Okay. Okay. And third step will be to follow, that is apply a sunscreen. Yes. So sunscreen is a must before going out. Even sunscreen is different for acne prone skin and for normal skin. ओके. Yes. मैम सनस्क्रीन तो अभी मार्केट में काफ़ी चर्चा है. हाँ. पहले इतना सनस्क्रीन के बारे में बात नहीं होती थी, लेकिन अभी सनस्क्रीन जैसे मस्ट हो गया है. Yes. तो क्या सनस्क्रीन डेली रूटीन में लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल. और किसी भी सीज़न में लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही की. डेली सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज़ अ मस्ट एंड एवरी सीजन नीड्स अ सनस्क्रीन एप्लीकेशन. तो सनस्क्रीन में एक बेसिक फैक्टर होता है SPF, दैट इज सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला. तो जो मार्केट्स में आजकल बहुत चल रहा है, दैट द मिनिमम सनस्क्रीन SPF फॉर इंडियन स्किन शुड बी 30. तो इसके ऊपर भी आते हैं, अप टू 50 और इवन अप टू 80 भी आता है. बट द मेजर डिफरेंस इज SPF 30 वाला सनस्क्रीन आपके जो UV रेज, जो सन के रेज होते हैं, उससे 95% प्रोटेक्शन देगा, राइट. एंड इफ़ यू गो फॉर SPF 50, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, वो 98% प्रोटेक्शन देगा. अच्छा. सो फॉर द इंडियन स्किन टाइप, अ मिनिमम SPF ऑफ 30 फॉर डेली यूज इज सफिशिएंट. ओके. या मैम मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर सन लाइट ही ना हो
जैसे हाँ. मानसून में कभी सन निकलता हाँ, नहीं है, राइट? हाँ. और धूप भी ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर उस टाइम पे सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज सन की रेज जो होती है, यूवी रेज, दे आर एवरी टाइम प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे लाइट. तो सनस्क्रीन अगर आपको बाहर लग रहा है, चलो आज तो धूप जैसे सन नहीं निकला है, नहीं बहुत निकला है. कॉमन क्वेश्चन है जो Yes. पेशेंट पूछते हैं, हाँ. बट स्टिल यू नीड टू अप्लाई द सनस्क्रीन. ओके मैम. और एक और चीज़ है, सनस्क्रीन आपने लगाया, उसके ऊपर दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल विच यू आर अप्लाइंग. फिजिकल सन प्रोटेक्शन इज ऑल्सो अ मस्ट. फिजिकल सन प्रोटेक्शन मतलब क्या, आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, उसके ऊपर आप अपने फेस को बाहर जाते टाइम स्कार्फ से कवर करो. यस. You wear a sun protective coat, hat, goggles. That is also a part of Yes. sun protection. पॉल्यूशन के हिसाब से भी हमें जी, and फेस को also कवर for करना sun चाहिए. protection. यस मैम. हाँ. Yes. और सनस्क्रीन का बारे में ये भी सुना है कि वो एंटी एजिंग भी है, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए वो एंटी एजिंग फॉर्मूला भी बनता है. Yes, if you combine with anti-aging chemicals उसमें, तो it gives an anti-aging effect also, and nowadays sunscreen gives a moisturizing effect also. Moisturizers को भी sunscreen के साथ combine किया जाता है. हाँ. जैसे काफ़ी सारे makeup formulations होते हैं, हाँ. उसमें भी sunscreen का हाँ, ingredient nowadays add होता है. दे इंक्लूड. Yes. राइट. Yes. और सनस्क्रीन कोई भी अलग अलग फॉर्म में होता है, कोई जेल बेस्ड होता है Yes. और ऑयल थिकनेस वाला होता है, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए? That again depends on your skin type. ओके. तो वो लेट द डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड. उसके लिए यू बेटर विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. दे कैन असेस योर स्किन टाइप. आपको एक्ने है कि नहीं, आपकी स्किन ड्राई है कि नहीं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर यू नीड अ मेकअप कंबाइंड विद अ सनस्क्रीन और यू नीड इट फॉर डेली यूज, यू आर गोइंग, आपका सन एक्सपोजर कैसा है, व्हेन यू आर आउट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये सब फैक्टर्स देख के डर्मेटोलॉजिस्ट कैन डिसाइड विच टाइप ऑफ सनस्क्रीन सूट्स यू बेस्ट. हाँ, राइट मैम. और सनस्क्रीन कितनी एज से शुरू करना चाहिए लगाना? Yeah, so in children we don't recommend below Yes. 6 years, but probably after 10 to 12 years you can start using your sunscreen. ओके. इज इट सेफ? Yeah, ओके. it is. मैम, ये तो बाहर की प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं जो आप रिकमेंड करते हो, और जो मार्केट में भी कई सारे लोग ऐसे ही उठा लेते हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ होम रेमेडीज़ में ही मानते हैं. Yeah. तो मैम आपका क्या कहना है, होम रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? See, the home remedies जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन यूज होता है जो फीमेल्स यूज करती है, वो होता है Yes. बेसन. बेसन. यस. हाँ. So बेसन, इफ यू हैव एन ऑयली स्किन, यू नो, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो यूजुअली वी से कोई भी टाइप का होम रेमेडी ना यूज़ करें. कोई भी टाइप का पार्लर प्रोसीजर, फेशियल, इवन मिनिमम यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स फॉर Yeah. ऑयली प्रोन स्किन. ओके. या तो जो मैम होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, उनको अगर ऐसा है कि मुझे अपने घर से ही कुछ करना है स्किन के Yeah. लिए, तो ऐसी कोई घर में ही कोई मिलती है चीज़ जो वो यूज़ कर सकते हैं और वो सेफ भी है? या फेस पे देर आर वेरी मिनिमम थिंग्स विच आई कैन से आर सेफ होम रेमेडीज में. या बट फॉर द स्किन, जो घर पे कोकोनट ऑयल आता है, नारियल का तेल, Yes. सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर विंटर्स. जो पेशेंट्स को ड्राई स्किन होती है, पैर पे एक्जिमा यानी ड्राइनेस के पैचेस होते हैं, तो उसमें कोकोनट ऑयल वर्क्स वेरी वेल. ओके मैम, मुल्तानी मिट्टी इज़ गुड? नो, नो, ओके. नॉट फॉर एक्ने. उससे एक्ने बढ़ भी सकते हैं. ओके. Yeah. ओके. ठीक है मैम, तो अभी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि घर बिल्कुल. से कुछ भी उठा के स्किन पे नहीं लगाना है. एंड बिफोर यूजिंग एनीथिंग यू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. यस मैम, Yes. एक्सपर्ट की सलाह पहले लेनी चाहिए, बिल्कुल. नहीं तो स्किन के इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं. ज़्यादा होते हैं. हाँ. और काम कम होने के बदले आपकी स्किन बिगड़ हाँ, सकती है. और लॉन्ग टर्म के लिए आपको यही स्किन केयर का रूटीन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्किन की रिपेयरिंग चाहिए अभी. जी, जी. ठीक है मैम. और अब हेयर केयर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? हाँ, तो हेयर केयर में जो सबसे कॉमन इशू हम फेस करते हैं, बीट टीनेज ग्रुप, बीट अडल्ट ग्रुप, इज़ द हेयर फॉल इशू. यस. और हेयर फॉल इशू since the past few years have increased dramatically because females में specifically owing to the hair care procedures जो अभी parlors salons में चल रहा है, Yes. that is one of the contributory factors for hair fall. उसके अलावा काफ़ी causes होते हैं. उसमें न्यूट्रिशनल कॉज बहुत कॉमन होता है इंडियन फीमेल्स में, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया Yes, इज़ द टर्म. जो आयरन की कमी होती है हमारे बॉडी में, हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है, तो दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हेयर. सी, हेयर ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो. हेयर ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी में मेन न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसमें वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज बायोटीन. विटामिन होते हैं, आयरन होता है. ओके. तो जिनको आयरन की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, विटामिन D की कमी होती है, उन लोगों में हेयर फॉल का इंसिडेंस ज़्यादा होता है. है. यस. तो मैम ऐसे फूड इंटेक क्या होने चाहिए Yeah. जो
इसमें हेल्प करे, ग्रोथ करे? So for hair, you should हाँ. focus on high protein foods. ओके So also green leafy vegetables. ओके If you are vegetarian, just include green leafy vegetables. Then for people जो non-veg खाते हैं, non-veg sources are very good sources of protein for hair. Eggs. For vegetarian, dal, pulses, soya, tofu, paneer. These are very good sources. हाँ, मतलब आयरन रिच फूड और प्रोटीन ज़्यादा लेना Protein चाहिए. ज़्यादा, definitely for the hair. यस मैम. और हेयर ग्रोथ के लिए अभी जो मार्केट में काफ़ी सीरम्स अवेलेबल है, Yes, yes. उनके बारे में मैम आप क्या कहेंगे? सो बेसिकली आप जब हेयर फॉल के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉजेज़ हैं. हम पूरा इवैल्यूएशन करते हैं, काफ़ी सारी ब्लड टेस्ट करवानी पड़ती है टू लुक कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है. इफ़ यू आर डेफिशिएंट, वो डेफिशिएंसी को करेक्ट किया जाता है. प्लस हेयर ग्रोथ सीरम्स कैन बी बेसिकली क्लासिफाइड. एक मिनॉक्सिडिल बेस्ड प्रिपरेशन होता है एंड एन नॉन मिनॉक्सिडिल बेस्ड प्रिपरेशन. सो फॉर पैटर्न हेयर लॉस जो हम कहते हैं, जैसे मेल्स में बहुत कॉमन होता है हेरिडिटरी, जैसे आपके फादर या ग्रैंडफादर को हो और आपको हेयर फॉल हो रहा है, वो टिपिकली एक पैटर्न में होता है. दैट इज़ द मेल पैटर्न एलोपेशिया. उसमें मिनॉक्सिडिल बेस्ड प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं. सो दैट इज़ एडवाइज्ड. एंड फॉर हेयर लॉस, इफ़ यू करेक्ट द डेफिशिएंसी, इफ़ यू प्ले अ स्ट्रॉन्ग importance to your diet, lifestyle, nutrition, deficiency, the supplements, plus hair growth serums का additive effect होता है. तो they all work in combination. यस Yes. मतलब खाने पीने में भी ध्यान रखना है और एप्लीकेशन तो आप जो सजेस्ट करेंगे वो भी यूज़ करना है. और जो डेफिशिएंसी है उसको भी करेक्ट करना है. यस मैम. और मैम अभी ये मिथ भी है कि हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या सो फॉर हेयर ऑयल, सी हेयर ऑयल इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हेयर ग्रोथ. ओके. ऐसा नहीं है कि आप हेयर ऑयल नहीं लगाएंगे तो आपका हेयर फॉल होगा. एंड कन्वर्स इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू कि इफ़ यू अप्लाई हेयर ऑयल आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा अच्छा होगा. ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. सी, ऑयल बेसिकली क्या करता है, आपके हेयर को एक कंडीशनिंग इफेक्ट देता है. सो इफ़ यू वांट जस्ट अ कंडीशनिंग इफेक्ट टू इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द हेयर, टेम्पररी कंडीशनिंग इफेक्ट, तो हेयर ऑयल विल हेल्प, बट नॉट पर से फॉर द हेयर ग्रोथ, जो एक बहुत बड़ा मिथ है. ओके. सो हेयर ऑयल इज़ नॉट रिलेटेड टू हेयर ग्रोथ. तो मैम स्काल्प के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्काल्प ऐसा कहते हैं ना कि स्काल्प की मजबूत बनाना हो तो आपको तेल की मालिश करनी पड़ेगी. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर आपको कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए उसमें, तो यू कैन गो फॉर हेयर ऑयल. बट अगर आप हेयर फॉल प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन. ओके मैम. यस. अच्छा, तो अभी अब बालों में तेल लगाना, वो ऐसे मम्मी ऐसे बैठ जाती थी, वो अभी इतना अच्छी बात नहीं है, मतलब सेफ नहीं है बालों के लिए. सेफ तो नहीं, बट हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर कंडीशनिंग इफेक्ट. जो हम हेयर चम्पी करते हैं, हाँ, तो वो हेयर का स्मूथनेस, टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा है, बट हेयर फॉल पे उसका कोई रिलेशन नहीं है. और मैम जैसे बालों में तेल लगाते हैं तो किसी को पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ जाता है फेस पे, तो इसके वजह से भी ऑयलिंग नहीं करना चाहिए. वैसे ऑयलिंग, इफ़ यू हैव पिंपल्स, एक्ने प्रोन स्किन, तो ऑयलिंग मिनिमम रखना है. जैसे हम कहते हैं ओवरनाइट एप्लीकेशन ऑफ हेयर ऑयल ना करें. जब आपको हेयर वॉश करना हो तो से उसके 1 या 2 आवर्स पहले तक यू कैन अप्लाई द हेयर ऑयल एंड वॉश इट ऑफ. ओके. यस. अदरवाइज पिंपल्स डेफिनेटली एग्रीवेट होते हैं, स्पेशली ऑन द फोरहेड रीजन. यस मैम. हाँ. और मैम जिसको डैंड्रफ की ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए क्या करें? तो डैंड्रफ के लिए भी सबसे पहले तो हेयर ऑयल मिनिमम यूज़ करना है. एंड देन वी हैव एंटी डैंड्रफ शैम्पूज कंटेनिंग एंटी फंगल्स लाइक कीटोकोनाजोल, जिंक पायरेथ्रॉन बेस्ड, सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड शैम्पूज आते हैं मार्केट में, विच अगेन यू हैव टू यूज़ आफ्टर फॉलोइंग अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस, एंड दैट कैन कंट्रोल योर डैंड्रफ. ओके मैम. मैम ज़्यादातर अभी देखा है कि सब लोग गुड लुकिंग दिखने के लिए जैसे स्किन केयर रूटीन तो वो फॉलो करेंगे ही, लेकिन हेयर केयर के लिए वो इतना लंबा रूटीन शायद ना फॉलो करके वो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं. तो वो कितना सेफ है? सी, हेयर स्ट्रेटनिंग के भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं. लाइक यू हैव हेयर बोटॉक्स, यू हैव हेयर केराटिन, हेयर स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स. सो बेसिकली ये जो हेयर का आपका आउटर लेयर होता है, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल, इसमें केमिकल्स पेनिट्रेट करके इसको डैमेज करके आपके हेयर के जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक चेंजेस आते हैं. सो नॉट दैट आई वुड से दे आर सेफ, दे आर डेफिनेटली नॉट कम्प्लीटली सेफ, बट इसमें जो रीसेंट ट्रीटमेंट्स है लाइक द हेयर बोटॉक्स, इट इज़ रिलेटिवली बेटर एज कम्पेयर टू द अदर ट्रीटमेंट्स, बिकॉज इसमें केमिकल यूज मिनिमम है, द डैमेज कॉज्ड इज मिनिमम, बट या हेयर फॉल के चांसेस डेफिनेटली आर देयर आफ्टर एनी हेयर प्रोसीजर.
सब में केमिकल्स होते ही हैं, थोड़े बहुत यू आर एट अ रिस्क ऑफ हैविंग हेयर फॉल पोस्ट द प्रोसीजर. यस मैम. मतलब ट्रीटमेंट अगर करवानी ही हो तो कितने इंटरवल पर करवानी चाहिए? सी वी वुड एडवाइस कि ट्रीटमेंट मिनिमम करवाओ या ना ही करवाओ, बट दैट अगेन डिपेंड्स कि आपको एक बार ट्रीटमेंट करवा के रिस्पॉन्स कैसा है. इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस सिवियर हेयर फॉल देन बेटर टू अवॉइड इट इन द फ्यूचर. या ओके मैम. और अभी फैशन के लिए भी ये ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन जो लोग कलर और डाई करते हैं, हाँ. फैशन मतलब बालों की फैशन हाँ. ही हो गई, हाँ. तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितना सेफ है वो केमिकल वाले कलर यूज़ करना? तो कलर का जो मेन प्रॉब्लम होता है, जो पेशेंट्स आते हैं उससे एलर्जी या रिएक्शंस होना, दैट इज़ मोस्ट कॉमन. तो उसमें आपके फोरहेड पे या बैक ऑफ द ईयर पे यू कैन गेट एन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टू द हेयर कलर. हाँ. तो उसमें पीपीडी कंटेंट होता है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉजिंग एलर्जी. तो अगर आपको एक बार कलर से रिएक्शन आ गया है तो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी एडवाइस इस आप कोई भी हेयर कलर यूज़ करने से पहले आपके कान के पीछे थोड़ा सा टेस्ट पैच करके देखिए. ओके. तो अगर उसमें आपको सूट हो रहा है देन यू कैन गो अहेड, बट इफ़ यू आर हैविंग रिएक्शन यू नीड टू चेंज द प्रोडक्ट. ओके मैम. और मैम एक ये होता है कि किसी को केमिकल बेस्ड शैम्पू और कुछ यूज़ नहीं करना होता है, तो वो आयुर्वेदिक में बिलीव करते हैं. तो क्या आयुर्वेदिक वाले जो शैम्पूज वगैरह होते हैं वो बालों के लिए अच्छे रहते हैं? सी आयुर्वेदिक we have very limited knowledge and experience with Ayurvedic based products. ओके. But yeah, so I cannot comment much on that. ओके. क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि केमिकल कम यूज़ करो, जी. तो उसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तो हमें गाइडेंस नहीं मिलता है कि Yes. हमें क्या एग्जैक्टली अपने लिए चूज़ करना चाहिए. तो मैम आप बताएंगे कि हेयर के रूटीन, कुछ अच्छा हेयर रूटीन कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करो और ये रूटीन आप फॉलो करो. Yeah, so like hair shampooing, if you do twice a week with conditioning, either hair oil conditioning या market में जो conditioners मिलते हैं, leave-on conditioners, twice a week is sufficient. ओके. तो excessive shampooing आपके स्कैल्प को ड्राई कर सकता है. तो लाइक कुछ लोगों को हैबिट होती है एवरी डे हेयर वॉश करने की विद अ शैम्पू और ऑल्टरनेट डे, तो वो एडवाइसेबल नहीं है बिकॉज उससे स्कैल्प ड्राइनेस एंड इरिटेशन एंड इचिंग इज कॉमन. तो ट्वाइस अ वीक इज सफिशिएंट. प्लस अगर आपको जैसे डैंड्रफ है तो मेडिकेटेड शैम्पू आप ऐड कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट. एंटी फंगल बेस्ड शैम्पू वो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं. यस. सही बात है मैम. काफ़ी आपने बहुत कुछ अच्छा बताया जी. स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, जी. काफ़ी जानकारी मिली. थैंक यू. और थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट वाज वेरी इंसाइटफुल टॉक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए, सो दैट आई कुड शेयर सम नॉलेज on the common skin problems and how to tackle them. I hope this session was very informative. Yeah, it will be very helpful. Yes. Thank you so much. Thank you ma'am. so much. Thank you. Thank you. Yes.